हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी का कक्षा 6 से 8 का जो कल आपका पेपर हुआ था हिंदी विषय का। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो यहाँ अगर मैं एक बात बताऊं तो देखिए, जो आपकी परीक्षा कक्षा 9 और 10 के लिए हुई थी उससे कह सकते हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रश्न पत्र बनाया गया था वो मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर ना आके थोड़ा सा स्तरीय लेवल का जो है इसको बनाया गया था। यहाँ पर जो विद्यार्थी पहले से इसकी तैयारी कर रहे हो, यानी कि अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की या फिर टीजीटी पीजीटी की जिनकी तैयारी चल रही होगी, उनका पेपर तो काफी अच्छा गया होगा। लेकिन जैसे कि इस पोस्ट के लिए बीटीसी वालों को भी अप्लाई करना था, तो वहाँ उनके लिए ये समस्या थी कि वहाँ पर क्योंकि उन्होंने लिटरेचर पूरा का पूरा नहीं पढ़ा होगा और प्रश्न जो है स्तरीय लेवल का था, यानी कि लिटरेचर से भी प्रश्न आए थे। तो यहाँ उनके लिए समस्या हो सकती थी कि प्रश्न कैसे पूछे गए और कैसे जो है आंसर करना था। यहाँ उनके लिए एक गलत हुआ है। बाकी हम कह सकते हैं, चलिए हम कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। पहले हम प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसका प्रश्न पत्र रहा। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लैंग्वेज से, द ब्यूटी इज अ डैश, ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम द ब्यूटी लिखा है तो वो भी नहीं, वो सही है ही नहीं कि द जो है हम किसी ऐसी चीज के आगे लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है। ए भी नहीं आएगा, अ ब्यूटी, एन तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट है, राजन इज सेलेक्टेड एज डैश एमबीबीएस डॉक्टर। तो राजन इज सेलेक्टेड एज एन एमबीबीएस डॉक्टर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो होगा एज ए एमबीबीएस डॉक्टर। यहाँ पर जो आपका प्रोविजनल की आया है उसमें एन है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एज अ एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। कि इनमें से कौन सा जो है ग्रोसरी स्टोर का पार्ट नहीं है। देखिए, सेरेल्स दालें पाई जाती है, ऑयल भी मिलता है, लेकिन लेदर जो है वो आपको ग्रोसरी स्टोर पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे लेदर जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिनेंट। कॉन्टिनेंट कौन सा नहीं है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अरब। तो अरब जो है क्या है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है महाद्वीप, लेकिन एशिया जो है वो भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन अरब जो है इसमें नहीं है। इसमें अगर मैं नाम पूछूं, 7 होते हैं, ये सबको पता है कौन से होते हैं। तो यहाँ पे नाम ही मैं लिख देती हूँ। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गया। इसके अलावा हो गया आपका अंटार्कटिका। देखिए, आगे भी परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। यूरोप हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो अरब जो है इसमें शामिल नहीं है इन 7 में, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इफ इट इज मई देन प्रीवियस मंथ वाज। अगर ये मई है तो पिछला महीना कौन सा था? तो मई से पहले क्या आता है? अप्रैल आता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग कम्स बिफोर। तो स्प्रिंग कम्स बिफोर किससे पहले आता है? विंटर, रेन, ऑटम। तो यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग जो है इनमें से किससे भी पहले नहीं आता। तो यहाँ पे
पे जो अब आप सोचेंगे कि आंसर क्या होगा, तो बिफोर समर, गर्मी से जो पहले का मौसम होता है वो क्या होता है आपका, स्प्रिंग होता है। यहाँ पे समर जो है ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग कम्स बिफोर, पहले, स्प्रिंग के बाद मतलब क्या आता है ये आप तो देख ले। या स्प्रिंग किससे पहले आता है, जो प्रश्न क्या है, स्प्रिंग किससे पहले आता है तो स्प्रिंग जो है आपका समर से पहले आता है, तो समर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। फादर ऑफ आवर मदर, हमारे जो मम्मी है उनके पापा क्या हुए, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज, जो हमारे सिस्टर्स के डॉटर हुए उनको हम क्या कहेंगे, तो वो हमारे नीस कहलाएंगे। ठीक है तो यहाँ तक हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन था। अब हिंदी में चलिए, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, तो ये भाष शब्द से बना है। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है, तो पुरानी हिंदी नाम देने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, ये है स्वयंभू। भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो ये सब जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लैंग्वेज का था, भाषा का था, और यहाँ पे जो है ज़्यादा चीज़ें हमारे साहित्य वाली कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली है, पिछले बार के प्रश्न पत्र से काफ़ी ये चीज़ें अलग देखने को मिलती है। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं धीरेन्द्र वर्मा। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो वो है प्रिय प्रवास। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत जो उपभाषाएं आती है तो वो है 5। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पे कौन सी उपभाषाएं हैं, तो क्योंकि ये प्रश्न आपका कहीं से भी हिंदी साहित्य में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं प्रश्न का आंसर भी बता देती हूँ। तो देखिए राजस्थानी, कौन कौन सी ये उपभाषाएं हैं इस पे बात कर रही हूँ। 5 हमने पढ़ा, 5 कौन कौन सी है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और क्या है, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। उक्त वाक्य में बूंद बूंद है, तो इस वाक्य में बूंद बूंद क्या है, कैसे पानी टपक रहा है, बूंद बूंद, क्या हो रहा है, ये काम क्या हो रहा है, टपकना, तो क्रिया हो गया यहाँ पे, विशेषता क्या है, बूंद बूंद। लेकिन यहाँ पे कहाँ से टपक रहा है, तो ये क्या आ गया, कैसे करके टपक रहा है, बूंद बूंद करके। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण होंगे ये। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली बोली के कवि है अमीर खुसरो, तो भाई खड़ी बोली के हैं नंददास, ब्रजभाषा के, यहाँ पे उत्तर क्या है, विद्यापति। ठीक है, नेक्स्ट है, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है, तो जहां पे भी रामचरितमानस होगा वहां तो रामचरितमानस ही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है तो नेक्स्ट प्रश्न है, य घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सी ध्वनि जो है वो महाप्राण है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे घ भी क्या है, महाप्राण है, थ भी क्या है, महाप्राण है। अब जैसे आप क लिखते हो, क ख ग,
घ, इसमें से जो ख और घ है वो क्या हो गया, महाप्राण हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा ऑप्शन। फिर आप यहाँ पे इसी के ऑप्शन में ही मैं चलती हूँ, त थ द ध, थ आ गया हमारा ऑप्शन आ गया। तो जब भी आपको एक से ज्यादा उत्तर मिले तो आप सीधा लगा दो कि एक से अधिक है, ज्यादा इतना देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार यानी जो ध्वनियां हम नाक से बोलते हैं, यानी जो ये अंग की मात्रा होती है ना, वो क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से जब हम कोई भाषा, कोई भी शब्द बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, तो वो तो स्वर होता है। व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां, तो व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां, तो नासिक के जो नासिका से बोली जाए उसी को हम क्या कहेंगे, अनुस्वार। ये आपका अनुस्वार है अंग। चंद्र, नाक से आवाज आ रही है तो क्या होगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ससुराल, आल, क्या आवाज आ रही है, आल, ठीक है। नेक्स्ट है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? ठीक है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो अंतिम मतलब क्या होता है, पहला पद, और अंतिम मीन्स दूसरा पद। तो किस में दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है? अब यहाँ पे अगर देखिए बहुब्रीहि की बात कर ले तो बहुब्रीहि में क्या होता है, कोई तीसरा शब्द बनता है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो ये क्या हो जाएगा, गणेश जी को बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत आ जाता है, तो यहाँ पे तो तीसरे शब्द की ओर संकेत होता है, अन्य शब्द की तरफ, तीसरा बोल दे या फिर अन्य बोल दे। द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व यानी दो लोगों के बीच बात हो रही है, एक अकेला तो आदमी द्वंद्व नहीं करेगा, दो लोगों के बीच द्वंद्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान हो गए, और यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष, जिसमें अंतिम पद जो है वो क्या हो जाएगा, प्रधान होगा। दूसरे पद पे जोर, राजपुरुष, राजा का पुरुष, ऐसे करके वो एक तो पहचान ये हो जाएगी का के की आता है, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया, किसका पुरुष है भाई, राजा का, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? टीका, जो हम माथे पे ये टीका करते हैं ना, उसका अर्थ नहीं है वाला पॉइंट हमें यहाँ ढूंढना है। तो यहाँ पे पार्श्व, फलदान, फलदान मीन्स फल का दान, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कट गया। तिलक, तिलक तो इसका अर्थ है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो पार्श्व भी तो नहीं है, पार्श्व भी इसका मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कौन सा अर्थ नहीं है। अब यहाँ पे काफी बच्चे पूछ रहे होंगे कि पार्श्व का मीनिंग फिर क्या है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा, तिलक तो इसका अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे फलदान मीन्स फल का दान, तो वो भी नहीं होगा। पार्श्विन ऊपरी जगह हम बोल सकते हैं, या फिर पार्श्व जो है बगल का स्थान, तो यहाँ पे इसका अर्थ तो हो जाएगा पार्श्व मीन्स बगल, तो ये भी इसका अर्थ नहीं हुआ, फलदान भी इसका अर्थ नहीं है, तो दोनों में से इसका अर्थ नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, कण चिन्ह शून्य। कण क्या होता है, कोई छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा हो गया ना, और वहीं पे इसका भी हो गया, चिन्ह भी वही होता है, शून्य यानी जीरो, कुछ भी नहीं। पतंग, तो पतंग तो अर्थ ही अलग है, भाव वो भी नहीं है। भेद, भेद तो किसी चीज में अंतर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? प्रश्न है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो देखिए, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या हो गए? ह्रस्व स्वर। यहाँ पे जैसे बात करूं, अ, ई, उ और री, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। अब यहाँ पे ऑप्शन में अ और ई है, उ है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? ए आ गया, तो ये नहीं है। बड़ा उ है, ए है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण कौन सा होता है? ख और घ। ये है त और द नहीं, प और म ये भी नहीं है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ख और घ। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? ओष्ठ यानी जो वर्ड हम होंठ से बात करते हैं, होंठ से बोलते हैं ना, तो वो वर्ड हो गया हमारा ओष्ठ व्यंजन। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? चलिए पहले ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं वो पहले मैं लिख दूं, जो उच्चारण होंठों से किए जाते हैं। तो ऊ किससे हो रहा है? होंठ से। बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये सारे क्या है? आपके ओष्ठ व्यंजन है। अब यहाँ पे क्या है? ज और झ, ये तो नहीं है। ड, ठ और ढ, ये भी नहीं है। द और ध, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या होता है? देखिए, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ज और झ क्या है? तालव्य। ड और ढ क्या है? मूर्धन्य। और द और ध क्या है? दंत्य। ठीक है, ये सारे इसके ऑप्शन आ गए। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था, यहाँ पे प्रश्न है, हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपका हिंदी का प्रश्न जो है, लैंग्वेज का प्रश्न जो है 1 से 30 तक वो खत्म होता है। अब यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज जीएस के पेपर जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना का प्रायिक नहीं है? तो कौन सी ऐसी चीज है जो किसी घटना को नहीं बताती? तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100% अधिक पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होगा। साइकिल का लागत मूल्य क्या है? इसका सही उत्तर है 2500। ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्कूल में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक छात्र के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो इसका उत्तर है 312। नेक्स्ट लेते हैं, y अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5, 2 और 9, 2 के समान दूरी पर हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 पॉइंट और -7। फिर है, त्रिभुज एबीसी में यदि AB = 16 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर और AC = 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC क्या है? तो इसका सही उत्तर है समकोण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है?
तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि की। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू निकलेगी वो होगी ऑप्शन सी 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए 336 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बरसाती दिन में, अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन जो है शुरू हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। तो इसको कहेंगे अपचयन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका सही उत्तर है अल्फा किरण। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होगा। तो ये होगा n स्क्वायर के, n की पावर 2 के। चलिए, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में CO2 का निष्पादन होता है। तो ये हो जाएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे में निस्यंदन निकायों को कहा जाता है। तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, टेकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो ये जो है तेज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए चंद्रयान से आपके हर पेपर में प्रश्न आया है, यहाँ भी पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न का स्तर जो है और प्रश्न जो है वो थोड़े बदल रहे हैं, लेकिन प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। चलिए, यहाँ प्रश्न आ रहा है कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। तो ये कथन तो गलत है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। चंद्रमा पर यान उतरने वाले देशों की सूची में भारत जो है वो 4थे स्थान पर है। तो यहाँ पे इसने 3 चीजें पूछी है। यहाँ पे उत्तर क्या है। तो यहाँ पे देखिए ठीक से कार्य नहीं कर पाए हैं, ये भी बात गलत है क्योंकि ये एक सफल परीक्षण था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि केवल 3 वाला कथन जो है वो सही है कि भारत जो है वो 4थे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। तो ये करने वाले थे राम सुतार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपने निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ जो ऑप्शन है रूस, ईरान और बेलारूस। अब यहाँ क्या किया गया, यहाँ हमसे पूछा गया है कि किसे जो है आमंत्रित, किसको जो है नहीं किया गया था, आमंत्रित किया था। यहाँ प्रश्न पूछा है कि किसको जो है आमंत्रित किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन तीनों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इन तीनों को जो है आमंत्रण दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसलिए आ गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप
में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो वो बनी थी अदिति स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, बिहार में नमक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृत किया था? तो ये करने वाले थे उड़ीसा। तो जितने भी मिशन योजनाएं शुरू की गई है, देखिए प्रश्न उनसे भी आता है, तो इनकी तैयारी पे भी आप जोर डालिएगा, उनको भी पढ़ लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो वो है मरकरी। देखिए यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। भूकंप के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है रिएक्टर पैमाना। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है, निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। तो निच्छालन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ देखिए, भारी वर्षा क्षेत्र से खनिज और मिट्टी पौधों की जड़ों से। तो ये क्या प्रक्रिया होती है कि इसमें निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा जो मिट्टी में घुलनशील पोषक तत्व है जो पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिसते हुए मिट्टी में के निचले स्तरों में पहुंच जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसको हम इंग्लिश में लीचिंग भी कहते हैं। तो जब भारी वर्षा हो जाती है तो और या फिर सिंचाई के कारण पानी में क्या होता है, मिट्टी की जड़ों में जो है हानि पहुंच जाती है, पौधों को हानि पहुंचती है, तो इसलिए जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी, 7 देशों के साथ। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो यहाँ पर देखिए फसल और इन सब पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए गए हैं, तो वो है तरबूज। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से है? तो ये है मध्य गंगा का मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगल भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी देखिए, अब आजकल आप हिमालय भूरा भालू यानी ये जो पोलर बियर होते हैं, ये अब आपको नहीं देखने को मिलते हैं। जंगली भैंसे जो हो गए, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सब जो है दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जवाहरलाल नेहरू नहीं, जेबी कृपलानी ये भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा कि फिर इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी को, ठीक है, किसको? महात्मा गांधी को जो है इस चीज के लिए राजी किया। किस नेता को? महात्मा गांधी को। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पे जो है आपका पुस्तकों से भी प्रश्न आ रहा है, तो वो है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की? तो ये करने वाली थी एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो वो थे उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है दीनबंधु मित्रा के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की?
इसका सही उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1922 में। नेक्स्ट है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था सन 1931 में। तो यहाँ हमारे पे जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे वो समाप्त होते हैं। अब यहाँ पे आपका हिंदी भाषा से जो प्रश्न पूछा गया था उस पे आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है गद्यांश है। तो यहाँ पर आपको गद्यांश से भी प्रश्न आ रहे हैं। पहले जो 9 to 10th की परीक्षा हुई थी उसमें आपसे 6 गद्यांश पूछे गए थे। अब यहाँ पर भी आपसे गद्यांश पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले हम इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको गद्यांश पढ़ के नहीं बता रही हूँ, केवल प्रश्न और उत्तरों पे ही चर्चा कर रही हूँ। तो पहला प्रश्न है कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? तो इसका सही उत्तर है पूरा विश्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? तो इसका सही उत्तर है अकुशल कामगार की जगह पे। कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो ये देखिए कुशल कामगार जो होंगे वो डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या फिर गणित, इन सभी विषयों में जो है जो कुशल होंगे उनकी मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट यहाँ पे है हमें नए रास्ते खोजने होंगे। तो नए रास्ते किसके लिए खोजने होंगे? ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? तो जीव विज्ञान और रसायन, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान। तो हर क्षेत्र में जो है नए कुशल कामगारों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है महामारी रोकने के लिए आवश्यक है। तो इसको रोकने के लिए क्या आवश्यक है? संक्रामक रोग प्रबंधन व टीकों का विकास करना। नेक्स्ट है भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? तो विकसित देश बनने की ओर जो है ये अग्रसर है। नेक्स्ट है 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। ये कौन अग्रसर है? भारत। नेक्स्ट देखिए फिर से एक गद्यांश जो है आपसे पूछा जा रहा है और ये आपका जो है बंकिम चंद्र आदि पे मतलब साहित्य पे जो है उस पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रकारिता पत्रिका का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था सत्य साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो ये उन्होंने किया था जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है। तो इसको राष्ट्रगान क्यों बनाया गया? तो इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया। तो ये उन्होंने किया था सन 1901 में दक्षिण अफ्रीका में बोअर जातियों की हत्या के होने पर, बंकिम चंद्र चटर्जी के निधन के बाद बंग दर्शन बंद हो जाने पर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बन सके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा गद्यांश है, इसमें है किस मिट्टी से देह बनी है? तो यहाँ पे भारत की मिट्टी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? तो यहाँ पे गंगा का जल जो है पीने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है? तो यहाँ पे सरस्वती की कोख से जन्म लेने की बात कही गई है। ये जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तब आप खुद भी इसकी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अभी मैं आपको उत्तर ही गद्यांश का बता रही हूँ।
किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? तो ये कही गई है सावित्री माता की। नेक्स्ट है, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? तो भारत माता के गौरव की बात जो है लेखक ने कही है। फिर यहाँ पर आपका साहित्य आ जाता है, व्याकरण आ जाता है, वहां से प्रश्न आ चुका है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद है? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, अब इस पे बात अगर कर ले कि कौन से हैं, तो देखिए, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, फिर है अनिश्चयवाचक, फिर है संबंधवाचक, फिर आ जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये जो है 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के कुल इतने भेद बताए गए हैं। यहाँ मैं इसलिए ऑप्शन बता रही हूँ ताकि आप जो है आगे भी इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो देखिए, सर्वनाम का जो रूपांतर है उसके लिए जो उत्तरदायी कारक है या किस लिए रूपांतरण किया जाता है वो है वचन और कारक, लेकिन लिंग के आधार पर इसका नहीं होता। यहाँ भी लिंग आ गया है तो इसलिए ये भी नहीं होगा, यहाँ भी लिंग आ गया है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर्वनाम का जो रूपांतर है वो लिंग के आधार पर नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, लिंग भेद की बात की है तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है मैंने आपको गलत बता दिया था। तो देखिए, पुरुष के आधार पर जो इसका नहीं होता लिंग भेद, लिंग इसमें भी है लेकिन क्या है यहाँ पे संज्ञा आ गया, तो संज्ञा के आधार पर जो है सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता, पुरुष के आधार पर नहीं होता, लेकिन लिंग, वचन और कारक इन तीनों के आधार पर इसका हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो विशेषण के जब हम भेद करते हैं तो किस आधार पर जो है इसका किया जाता है? तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, ये सभी आप पढ़ते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है? गुणवाचक आता है, संख्यावाचक आता है, परिमाणवाचक आता है, और इसके अलावा जो आता है वो है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा, अब इसका उत्तर क्या होगा? गुण, संख्या और परिमाण, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संबंध काके की, संबोधन हे अरित, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं? 8। ठीक है, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पे क्या है? के लिए, संप्रदान के लिए, कर्म, कर्ता ने कर्म को आ गया, ये नहीं है, करण से, ये भी नहीं है, संप्रदान के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। चलिए नेक्स्ट है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को क्या कहते हैं? तो अभी हमने ये बात की कि जिसको कुछ दिया जाए, के लिए, इसके लिए ये चीज किया जाए, तो आ गया संप्रदान। नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? काल, यानी समय का, जिससे हमें पता चला हो कि किस समय ये काम हुआ है, तो वहां क्या आ जाएगा? काल। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? क्या है यहाँ पे? वर्षा होगी, भविष्य, फ्यूचर की बात हो रही है, तो भविष्य काल। ठीक है, नेक्स्ट है, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम बहुब्रीहि समास, जो किसी तीसरे शब्द की हमें बात बताता हो, जैसे कि लंबोदर मैंने भी बताया था।
तो लंबा है उदर, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लंबा उदर किसका है? गणेश जी का है। या फिर हम बात कर ले दशानन, दो शब्द जुड़ गए इसमें, दस जमा आनन, ये दो शब्द जब जुड़ के बन गए दशानन, और दशानन किसे कहा गया है? तो रावण को। तो यहाँ पे ये क्या विशेषता हो गई इसकी? बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया है, किसी तीसरे की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? अधीश्वर, यहाँ पे क्या है? महोत्सव, यानी महा जमा उत्सव, ठीक है। तो यहाँ पे आ प्लस उ, ये क्या बन गया? गुण संधि, ये क्या हो गया आपका? वृद्धि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, अ आ के बाद ए ऐ हो, तो ए ऐ और अ आ के बाद ओ औ हो और औ होगा, तो ये परिवर्तन जो होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा वृद्धि संधि, कि जब अ जमा आ हो तो क्या हो जाएगा? ये ए बन जाए। इस प्रकार से जब मिल के बनेगा तो वो हो जाएगा वृद्धि, यानी बड़े की तरफ मात्रा हो जाती है, बड़ी मात्रा हो जाती है, तो उसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। चलिए, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो देखिए, सौजन्यता किस शब्द से बना है? सौजन्य से। उज्ज्वल इससे बना है। भ्रातागण शब्द क्या है? भ्रातृगण। उपरोक्त किससे बना है? उपयुक्त, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वो होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। सर्प यानी सांप, इसका क्या होगा? भुजंग, ये भी सांप का है। ऊरग, ये भी सांप का है। लेकिन रजनीचर, रजनीचर का अक्षर मतलब क्या होता है? राक्षस। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए। नेक्स्ट है, तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? जेब का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? अभी आपसे पूछा गया था कि बूंद बूंद क्या है, जब लैंग्वेज का पेपर था। जब हिंदी में आया है तो फिर से पूछ रहे हैं कि ये कौन सी क्रिया है। तो ये जो है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि घड़ा जो है वो स्वयं से भर रहा है, कोई उसको अलग आदमी जो है यहाँ पे नहीं भर रहा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो स्वयं से भरा जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो उसे हम कहेंगे कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है, तो आकर्षण इसका हो जाएगा विकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आद्यांत, अद्यतन तो नहीं होगा, आद्योपांत, तो ये दोनों शब्द हो जाएंगे, तो आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनको कहते हैं, तो उनको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक, ठीक है। इनमें से व्याकरण आचार्य नहीं है, तो व्याकरण के आचार्य कौन नहीं है? तो यहाँ पे हमारा क्या उत्तर होगा? तो वो है, देखिए, पाणिनि ये भी है, पतंजलि भी है, लेकिन रामविलास शर्मा जो है वो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, ना कि व्याकरण आचार्य के रूप में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए, दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं, ये तो कथन सही है, ठीक है। दो वर्णों के मेल को समास और दो पदों के योग को संधि कहते हैं, ये भी गलत है। दो शब्दों का मेल समास और संधि कहलाता है। चलिए, हमें ऑप्शन तो मिल ही गया है क्योंकि हमें सही कथन चुनना है। चलिए नेक्स्ट है, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने, तो पहले ही आ गया कर्ता ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? उच्छ्वास तो क्या आ गया? उत उपसर्ग आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं। तो कर्ता और उसके आगे जो कुछ होगा तो उसको क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। ठीक है, कोई शब्द अगर लिखा हो राम खा रहा है तो कर्ता हो गया यहाँ पे राम, और खा रहा है क्या हो गया? उसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो ये बन जाएगी भाववाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। यहाँ पे बात किस चीज की गई है? अक्षरों की। तो जब दो अक्षर मिलते हैं तो वो बनती है संधि। ठीक है, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें कहते हैं। तो जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में जो मतलब ऐसे शब्द आए तो उनको हम तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, वाग युद्ध वाग का युद्ध, त्रिलोक तीन है जो लोग, त्रि यहाँ तो तीन आ गया, ये तो आएगा ही नहीं। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो है जो जहां जाता है वहां क्या होता है? कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इस पे बात कर लेते हैं। तो वो होता है, पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है आज्ञावाचक, फिर होता है विस्मय, फिर होता है संकेत, फिर होता है संदेह, फिर है आपका प्रश्नवाचक, और फिर होता है आपका इच्छावाचक। तो ये कुल 8 जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो यानी 2 वाक्य हो तो वहां क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य। यहाँ पे ये जो विराम चिन्ह दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम अर्ध विराम कहते हैं। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका है अयोग्य से कहना। नेक्स्ट है, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? तो वो होगा गड़े मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट है, वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं। तो जहां वर्ण और अर्थ जो है मेल हो जाएंगे वहां पे क्या आएगा? उससे शब्द बनता है। ठीक है, य र ल व किस तरह की ध्वनियां है? तो ये जो है अंतस्थ ध्वनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन नहीं है। नासिक्य यानी कि जो नाक से बोले जाए। तो यहाँ पे ना और णा हम नाक से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे य जो है वो नासिक्य व्यंजन नहीं है, तो वो क्या है? अंतस्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे इस शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे जो है व्यंजना शब्द शक्ति, क्योंकि तीसरी चीज की ओर, ना शब्द पे ना अर्थ पे, किसी अन्य चीज की ओर जो है इसका संकेत हमें देखने को मिलता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? व्यंजना। चलिए नेक्स्ट है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पे क्या है? म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और नेक्स्ट नीचे जो है स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट है, लघु और गुरु ये किसके अंग हैं? तो ये किसके अंग हैं? छंद के। फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, छंद के कितने प्रमुख भेद है? तो छंद के जो है 2 भेद हैं। लघु और गुरु के आधार पर आप करते हैं तो कितने हो गए? 2 हो गए। चलिए, जब कोई बोली अपनी भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम विभाषा या
उपभाषा कहते हैं। क्षेत्रीय तो क्षेत्रीय स्तर पे होगी, और परिनिष्ठित तब होती है जब वो साहित्यिक रूप ले लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? तो इसके लिए यूज होता है अधिसूचना का। नेक्स्ट है संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। ये किसके गुण हैं? तो ये गुण है संक्षेपण के, यानी कम शब्दों में जब अपनी बात को स्पष्ट क्रमबद्ध तरीके से कही जाती है तो उसको हम संक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है कर्तव्य, किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आदिकालीन जैन साहित्यकार कौन है? अब यहाँ पे देखिए, चरपट नाथ, ये नाथ साहित्य का हो गया। अब यहाँ पे जैन साहित्यकार के बारे में पूछा है। नरपति नाल, ये भी नहीं है। नागार्जुन भी नहीं है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ जाएगा। फिर चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मिलान का। नाभादास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। चंद्रबरदाई आदिकाल के। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आधुनिक काल। केशवदास रीति काल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ फिर से ये मिलान है। चलिए, यशोधरा, तो यहाँ पे आपको इनका बताना है कि कौन सा है। तो चलिए, यशोधरा ये क्या है? ये एक चंपू काव्य है। रश्मि रथी ये क्या है? एक खंड काव्य है। बिहारी सतसई ये क्या है? एक मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका मिलान है और काफी आसान मिलान आ रहे हैं। चलिए, निर्मला किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का। यहाँ पे निर्मला जो है वो प्रेमचंद का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क का है। तो ये इसका मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का नामकरण किया है। तो आधुनिक काल का जो नाम दिया गया है वो है गद्य काल। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए, सुदर्शन नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी जो है पत्रकार के रूप में प्रचलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर आपका मिलान कहा जाता है। शिव सिंह सरोज किसकी पुस्तक है? शिव सिंह सिंगर की। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी पुस्तक है? गिरसन की। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी आपका मिलान से है। यहाँ पे आपको समास से जो है उनके उदाहरण से मिलाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, अव्ययी भाव क्या आएगा? यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार हो गया। तत्पुरुष, देशभक्ति, ठीक है। बहुब्रीही, जिसमें किसी तीसरे की ओर संकेत होता है। तो पीतांबर पीला है जिसका अंबर, किसका आ जाएगा? कृष्ण जी का। द्वंद्व, हाथापाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यही था। नेक्स्ट यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली को उनके आंसर से मैच करना है। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मीन्स क्या होता है? तदनुसार। बेसिक पे, मूल वेतन। एडजस्टमेंट यानी समायोजन। सेंसस यानी जनगणना। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो देख सकते हैं कि प्रश्न जो है किस प्रकार से बदले जा रहे हैं। 9 to 10th और 6 to 8th में क्या जो है फर्क रहा है, और आगे जो प्रश्न आएगा वो भी आपका इसी प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि स्तर काफी बदल सकता है कक्षा
11-12 का। चलिए नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या। अब इसका अर्थ क्या है कि अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी चीजें क्या है। चलिए पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है हाथ कंगन को आरसी का क्या कि प्रत्यक्ष को जो है प्रमाणिक की आवश्यकता क्या है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, यानी कि कथनी और करनी में अंतर। सब धान 22 पसेरी, यानी कि सब तरह के जो धान है वो क्या है 22 पसेरी, यानी अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी बातें सभी एक समान होती है। नेक्स्ट है होनहार बीरवान के होते चिकने पात, यानी पूत के पांव जो होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पे भी आपको मिलाना है वाक्य को अर्थ के आधार पर। हम खा चुके कैसा वाक्य है। अब चलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे आप इसको मिला दें। ये तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ज्यादा नहीं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं जो सी का 1 बता रहे हैं। ठीक है, तो हम खा चुके ये क्या है विधिवाचक। उसने नहीं खाया निषेधवाचक, यानी उसके द्वारा कुछ नहीं, ये मैं बता चुकी हूँ। और तुम खाओ क्या है ये आज्ञा दे रहे हैं, यानी यहाँ पे आप 2 तो कर ही सकते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, जो आपको सबसे पहले आता हो उस हिसाब से आप मिलान करिए, बाकी बातें पढ़िए। चलिए नेक्स्ट है शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है। जहाँ एकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ एकार्थ और अनेकार्थक दोनों तरह की शब्दों का प्रयोग होता है। तो जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है वहां पे क्या होता है शाब्दी व्यंजना होती है। नेक्स्ट है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है दिवस का अवसान समीप था। तो देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होती हैं। गगन था कुछ लोहित हो चला, तो यहाँ पे कौन सा छंद है, तो यहाँ पे द्रुत विलंबित छंद है। नेक्स्ट है विभाव क्या है, तो विभाव क्या है विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। यहाँ पे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये थे वो प्रश्न जो कि परीक्षा में आए हुए थे कक्षा 6 से 8 में हिंदी विषय के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रश्न में जो है ग्रामर कक्षा 6 से 8 में काफी अधिक पूछा गया है, और हिंदी साहित्य से भी प्रश्न आए थे लेकिन ग्रामर ज्यादा पूछा गया था, और कक्षा 11-12 में भी कुछ इसी प्रकार का स्तर रहेगा। तो चलिए ये था प्रश्न पत्र, और नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा।